Hello, dear aspirants. Hope you are doing well. This is me, Imtiaz Wani, taking your doubts and queries about competitive exams like civil services of UPSC and JKPSC, state board examinations, banking examinations, and so on. Based on the demand of students, today we are going to decode the syllabus of Assistant Registrar Cooperative Societies in Cooperative Department, which has been notified by the JKPSC dated 11/5/2021। तो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं पहले कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है क्या, क्योंकि रूल है, एक फंडामेंटल रूल है। आप जब भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो आपको पहले पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम हमसे डिमांड क्या कर रहा है, हमें पढ़ना क्या है और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वहाँ पे। तो एक्चुअली यहाँ पे जो पोस्ट है, ये पोस्ट है रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में मैक्सिमम वेटेज होगी पेपर की, क्योंकि पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए फिल करने हैं। एक हेल्पर समझो आप, जो कि रजिस्ट्रार का हेल्पर होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है क्या। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर हम समझेंगे तो ये एक बैलेंसिंग फैक्टर है पब्लिक एंड प्राइवेट इकोनॉमिक सिस्टम में। और कोऑपरेटिव क्या है, खुद कोऑपरेटिव वॉलंटरी एसोसिएशन होती है एक, जहाँ पे कॉमन नीड्स फुलफिल किए जाते हैं, उनके लिए काम किया जाता है। कॉमन नीड्स क्या है? अब कॉमन नीड्स इकोनॉमिक नीड्स हो सकती है, सोशल नीड्स हो सकती है, या कल्चरल नीड्स हो सकती है, डिपेंड करता है। तो पुअर लोगों के इंटरेस्ट सर्व किए जाते हैं यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। सपोज आपने सुना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें या म्यूचुअल हेल्प की बात करें, ये क्या है? ये कोऑपरेट करके कुछ कॉमन गोल की तरफ अगर हम कोई स्टेप लें तो उसको बोलते हैं कोऑपरेशन। तो अगर सोसाइटी हो, सोसाइटी या वो पब्लिक हो सकती है या प्राइवेट, अकॉर्डिंगली हम बोलते हैं फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए ही ये अभी पोस्ट्स निकले हैं। एग्जाम्पल आपको अगर मैं बोलूँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, जैसे कि आपने सुपर बाज़ार सुना होगा, अपना बाज़ार सुना होगा, ये सारी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। और इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हम दूसरा नाम भी देते हैं इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स, जहाँ पे अब अगर आप देखोगे हाउसिंग, यूटिलिटी, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये क्या है? ये तो कोऑपरेटिव्स ही है। अगर हम पॉलिटिकली देखें, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, तो आपको पता होनी चाहिए आर्टिकल 243 ZH से लेकर ZT तक, जो कि पार्ट 9B में ऐड किया गया था। अभी सोच लो आप, पार्ट 9B किस अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था? लेट मी गिव यू 5 सेकेंड्स। ये 97th अमेंडमेंट एक्ट से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड की गई थी पॉलिटिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है यहाँ पे, आपने नाम सुना होगा अमूल का या इफ़को का। इफ़को जो फर्टिलाइज़र कंपनी है, अमूल एक मिल्क ये है कोऑपरेटिव, जो कि गुजरात की है, काफ़ी मशहूर है। इंडियन कॉफ़ी हाउस का नाम सुना होगा। ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। तो अब यहाँ पे क्या देखना होगा आपको? फंडामेंटली यहाँ पे देखना होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको। ऑरिजिन कहाँ से हुई है, ये क्यों है, ये नीड क्या थी। दीज क्वेश्चंस आर बेसिक क्वेश्चंस विच एस्पिरेंट नीड टू नो बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सो and another few more questions like which may be asked in the examinations, like membership of this exam, cooperative societies, election कैसे होता है इसका, elections का क्या ये है, मतलब रूल, और प्रिंसिपल्स क्या है इसके। बेसिक जो है ये प्रिंसिपल कौन करता है फिर एग्जीक्यूट? प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एग्जीक्यूट करता है। रजिस्ट्रार के भी हम फंक्शंस देखेंगे आगे क्या क्या है। तो वही फंक्शंस समझो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के होंगे, यानी कि हम में से जो सिलेक्ट हो जाएंगे बंदे, उनका यही काम होगा। अगर हम बात करेंगे अभी सिलेबस की, लेकिन सिलेबस से पहले हम देख लेंगे इसका लास्ट डेट क्या है।
लास्ट डेट है 16/6/2021 और स्टार्ट हुआ है 17/5/2021 से। तो कोऑपरेटिव जो ये एग्ज़ाम है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, इसकी पे स्केल देखते हैं। 6F है ये। 6F मतलब समझो आप अगर इसकी प्रमोशन होती है तो सीधे KAS कैडर में बंदा चला जाता है, मतलब एक स्टेप कम है ये KAS ग्रेड का। 40800 से लेके 129200 तक है इसकी पे। ये एक आइडियल पे ग्रेड होता है, मतलब समझो आप अगर बंदे की प्रमोशन ही नहीं होती है कभी तो उसका हाईएस्ट पे इतना होगा 129200, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस होती है तो KAS ग्रेड में बंदा चला जाता है। अब हम देखते हैं इसका ये क्या रहा है, स्टेटस क्या है सीट्स का। ओपन मेरिट में 46 है और RBA में है 9, SC 8, ST 9, ALC EWS, और ये सारा तो आप देख ही लोगे खुद। तो आगे चलते हैं, अभी देखते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। यहाँ पे इन्होंने रखा है ग्रेजुएट प्रेफरेबली होल्डिंग हायर डिप्लोमा इन कॉर्पोरेशन। सो मुझे नहीं लगता उतने सारे बंदे होंगे जम्मू एंड कश्मीर में जिनका डिप्लोमा होगा। आप समझो सीधे ही ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी है, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है यहाँ पे। लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ पे आप ये नहीं समझना कि इसकी लेवल काफ़ी कम होगी या एग्ज़ाम का जो ये पेपर होगा वो किस स्टैंडर्ड का होगा, आप कुछ भी नहीं बता सकते हो। आप देख लो खुद ही, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं वो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC एस्पिरेंट्स या JKPSC एस्पिरेंट्स, कोई भी, सब लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको अपनी, जो लोग JKSSB लेवल का पढ़ते हैं उनको अपनी लेवल बढ़ानी होगी काफ़ी ज़्यादा, सो दैट दे विल कम्पीट विद द सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स एक्चुअली। सो क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है। अगर आपके सिलेबस में कहीं पे टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर, आपको पता ही नहीं है आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, आप जनरली फिर पूछते रहते हो लोगों से, यार कोई थोड़ा सा नोट वोट दो, हम खुद कर लेंगे। ये 4 पेजेस में आपका ऊपर से मिलता है कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस, आप चले जाते हो कंपटीशन करने के लिए। अब उन लोगों की बात कीजिए जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है एंशेंट आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल आर्ट एंड कल्चर एंड करंट आर्ट एंड कल्चर क्या चल रहा है, उनके साथ आपको compete करना है, क्योंकि सिलेक्टेड वही लोग होते हैं फिर जिनने अच्छे से पढ़ा होता है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक लेवल बढ़ानी है, हर किसी को बढ़ानी है अपनी लेवल। ये नहीं है कि हम देख रहे हैं अभी कोई सिलेबस छोटा सा है, कहीं पे लिखा है फिजिकल जियोग्राफी, तो हम बोलेंगे यार ये काफ़ी ज़्यादा है, हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेंगे। नहीं, इफ़ यू आर willing to qualify this exam, you have to upgrade your grade, upgrade your level. So आगे बढ़ते हैं हम। अभी एज क्या होनी चाहिए, रिजर्वेशन, बाकी चीज़, डोमिसाइल, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कैसे क्या करना है, अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे। वो फ़ी इसका क्या है वो भी देख लो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, हाँ यहाँ से स्टार्ट होता है। एग्जामिनेशन का पैटर्न देखते हैं पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Selection will be made on the basis of written examination, 75 points इसके होंगे, followed by the viva voice interview 25 points, total 100 points। 100 points होंगे जिनमें से 75 points written examination के और बाकी 25 इंटरव्यू के होंगे। और जो written examination है ये 2 hours का होगा, 120 minutes का होगा। ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, याद रखना यहाँ पे ये नेगेटिव मार्किंग होगी वहाँ पे इनकरेक्ट आंसर्स की। ओब्वियसली ये तो एक गेजेटेड पोस्ट है, यहाँ पे तो होनी है कि नेगेटिव मार्किंग, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है ये। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी यहाँ पे, वो होगी 1/4, 0.25। बाकी ये सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस आप देख लेंगे खुद ही, कैसे क्या होता है वहाँ पे, आंसर शीट कैसे फिल करना होता है, डाट्स होंगे या कुछ और। अब देखते हैं सिलेबस, ये है हमारा मेन टॉपिक। सिलेबस में लिखा हुआ है, सिलेबस को अच्छे से समझना। बिफोर गोइंग टू सी द टॉपिक्स, you have to see the heading, what heading is saying, all is hidden in it. So it is here first, this is first and this is second, third, fourth,
and fifth, that means 6 subparts are here. Let's take them one by one. So here, general knowledge about current affairs. जनरल नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स. यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे करंट अफेयर्स को आप फोकस करना है, बट एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं. हिस्ट्री की कोई भी स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होनी चाहिए. स्पेसिफिक नॉलेज मतलब आप उसके प्रोफेसर वाली नॉलेज गेन नहीं करनी है आपको, बस जनरल. एक जनरल नॉलेज का मतलब क्या होता है? जनरल नॉलेज का मतलब होता है एक आम बंदा वो नॉलेज रखता है जो कि डे टू डे लाइफ में हमारी होती रहती है. कोई इवेंट्स होते रहते हैं, जो भी होता है, दैट मीन्स वी हैव टू बी अपडेटेड वेयर वी आर, व्हाट इज गोइंग अराउंड अस, वी मस्ट नो ऑल दिस. सो पहले हिस्ट्री की बात करते हैं. यहाँ पे हिस्ट्री आपको कवर करना है सब्जेक्ट्स. शायद इसके बाद भी उन्होंने हिस्ट्री का कुछ ये दिया है. अभी जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. देखो क्या है, ये करंट पढ़ना है आपको. अगर मैं जियोग्राफी की बात करूँ, प्रेजेंटली क्या है, आजकल आप देख रहे हैं इवेंट्स, क्लाइमेटिक कुछ डिजास्टर्स इवेंट्स हो रहे हैं और एक्सीज चेंज हो रही है अर्थ की, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं. रिसेंटली एक साइक्लोन आज ही चल रहा है, अभी प्रेजेंटली चल रहा है. आप देख लेना उसको क्या है, क्या बोलते हैं, नाम क्या है उसका. ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हर किसी कंट्री में अपने अपने तरीके से नेम्स होते हैं साइक्लोन्स के. और फिर देख लें साइक्लोन क्या होता है, हरिकेन क्या होता है, वो बाकी सब. तो पॉलिटिकल साइंस में क्या आ सकता है? पॉलिटिकल साइंस में आप देख लो रिसेंटली क्या चल रहा है. अभी फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, 370 हमारा ले लो, जैसे अभी एब्रोगेट हुआ है. तो आप देख लो दिल्ली में LG को ज़्यादा पावर दिए गए एज़ कम्पेयर टू CM. These are political happenings all the time. And you see here इकोनॉमिक्स के बारे में अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस में जूझ रहा है पूरी दुनिया जूझ रही है. तो अभी रिसेशंस के खतरे, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें, इसके इम्पैक्ट्स क्या है. टर्मिनोलॉजी देख लीजिए क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स पे क्या. हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इन्होंने लिखा है इकोनॉमिक्स. हियर both micro and macro is getting included. So next is our issues of national and international events. National events, you see what is happening in our nation, that is national event, whether it is political, it is social, it is economical, whatever. So you have to be focused on that. And after that is international importance. Suppose here it is we must know here that what is going around us in the world. For example, presently it is about maps of Israel, Gaza, Golan Heights, Galwan Valley. बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी प्रेजेंटली चल रहे हैं. इसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशंस जनरली. बट इम्पॉर्टेंट इसमें काफ़ी सारा भी आता है. इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं. इकोनॉमिक्स का क्या चल रहा है वर्ल्ड में, कहीं पे क्या रिसेशन हो रही है, क्या हो रहा है. आपने देखा होगा रिसेंटली वेनेजुएला में ऐसी इन्फ्लेशन हुई कि वहाँ पे करेंसी फिर चेंज करनी पड़ी. सो हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्रेजेंटली द वर्ल्ड इज गोइंग टू डील विद दिस क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन्स. सो लाइक दैट बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे हैं जिन पे फोकस करना है. आगे चलते हैं हम. अब देखते हैं कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. लगते तो आपको 3 टॉपिक्स है, थोड़ा सा और अच्छे से देखोगे तो 6 बन जाएंगे क्योंकि कंप्यूटर्स अलग है और टेलीकम्युनिकेशन अलग. अगर फिर आप अच्छे से इसको डीपली देखेंगे तो काफ़ी सारा सिलेबस है, बट उतना भी सिलेबस नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे. सिलेबस नॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है. आप यहाँ पे देख लो कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, concepts of telecommunication, applications of computers, applications of telecommunications, usage in communication and public relation. So concepts में क्या आता है? concepts में आपको बेसिक्स आएगा, कंप्यूटर्स क्या है, टेलीकम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, फिर कंप्यूटर्स की सारा कुछ पढ़ना है आपको अच्छे से यहाँ पे. फिर यूज़ क्या है इसका कम्युनिकेशन का, आप देख लो कम्युनिकेशन के बगैर आज चल ही नहीं रहा है कुछ.
आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, क्लाउड टेक्नोलॉजी आ रही है आपकी, आप देख लो खुद ही 5G 6G चल रहा है उस पर, बाकी सारा कुछ स्पेस में कम्युनिकेशंस का क्या है, काफ़ी ज़्यादा करंट भी है, इस पर करंट पे क्वेश्चन आ सकता है। सो नाउ लेट अस टेक इंडियन पॉलिटी विथ स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। ये देख लो यहाँ पे स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर, दैट मीन्स यू हैव टू गेट द नॉलेज ऑफ पॉलिटी, बट फोकस करना है आपको जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है, हिस्ट्री क्या है और मॉडर्न क्या है, अभी कौन सा डायनामिक पोर्शन कहाँ पे है, क्या चल रहा है, तो उस पर पूरा फोकस होना चाहिए आपको। ये देखो एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा क्या है? 1947 में 1947 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे उससे पहले क्या पॉलिटिकल सिस्टम था, उसके बाद क्या हुआ। पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, उन्होंने क्या किया यहाँ पे इंडिया में, कौन से चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस क्या की, इकोनॉमिक चेंजेस क्या की, उसके बाद इंडिपेंडेंस हुई, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा कुछ उन्होंने चेंजेस लाए हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्री इंडिपेंडेंस एरा इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, which is the backbone of present day constitution of India, let me tell you. So here after that we have to see the modern trends in political system में क्या चेंजेस हो रही है अभी आजकल, मॉडर्न ट्रेंड्स, तो वो देखना है आपको। और उसके बाद हमें देखना है रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ यूटी, स्टेट या यूटी पॉलिटिक्स इन फेडरल स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, हमेशा हम डिस्कस करते रहते हैं फेडरलिज्म, और डिबेट भी इसी पे चलता है कश्मीर का, कि जम्मू एंड कश्मीर का, कि फेडरल स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे डिबेट्स होते रहते हैं इस पे, लाइक प्रॉपर राइट्स आर दे आर वायलेटिंग, इन पे काफ़ी सारा डिबेट होता रहता है। सुप्रीम कोर्ट, आम लोग तो बात करते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट इस पे इंटरवीन करता है बार बार, तो बाकी सारा कुछ वो देख लोगे आप खुद ही, यू आर मैच्योर एनफ। सो जियोग्राफी ऑफ इंडिया विथ फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर, यस। तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया विथ फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर, जियोग्राफी ऑफ इंडिया में बहुत सारा कुछ आता है, इसमें पॉलिटिकल, फिजिकल, क्लाइमेटोलॉजी, इकोनॉमिकल, डेमोग्राफी, बहुत सारा कुछ आता है। आप देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है, लेकिन फोकस यहाँ पे भी आपको जम्मू एंड कश्मीर पे करना है। अगर आपको जियोग्राफी में या कि पॉलिटी में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 5 आपको डेफिनेटली, 5-7 डेफिनेटली वो होंगे जो जम्मू एंड कश्मीर पर फोकस करते हैं, या 50% ये समझो 5 मार्क्स, तो बाकी 5 क्या होंगे, वो जनरल होंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है, आप क्यों पढ़ते हो जियोग्राफी, नीड क्या है इसकी, आपको पता होनी चाहिए कि अर्थ क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपकी लोकेशन क्या है, आपके अराउंड क्लाइमेट क्या है, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, जियोग्राफिकल इवेंट्स क्या हो रहे हैं, तो ये होती है। अब उसके बाद है जनरल जियोग्राफी। जनरल जियोग्राफी में आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, बेसिक जो आपने पढ़ा होगा, जो छोटे लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, वो है एक बेसिक जियोग्राफी। उसके बाद आती है फिजिकल जियोग्राफी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल जियोग्राफी में आपको पढ़ने हैं माउंटेन्स पढ़ने हैं, उसमें आपको रिवर्स पढ़ने हैं, उसमें आपको ये बॉर्डर्स पढ़ने हैं, स्टेट, बाकी वेजिटेशन पढ़नी है, सारा कुछ उसमें आता है फिजिकल में, तो वो भी देख लेंगे आप, जिसमें लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स आते हैं। तो क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन है उसके बाद, यही है क्लाइमेटोलॉजी। काफ़ी डीप नहीं जाना है आपको, बट एक चीज़ याद रखना, जितना भी सिलेबस दिया हुआ है हर किसी टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ही हो, लेकिन होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि आपको आप स्किप कर बैठोगे, ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है। इकोनॉमिक जियोग्राफी यहाँ पे है। इकोनॉमिक जियोग्राफी क्या होती है? इकोनॉमिक जियोग्राफी में आपने देखा है
एक समझो आप बैकबोन ऑफ इकोनॉमी फॉर आवर कंट्री, लाइक कोल माइन्स, लाइक आवर पोर्ट्स एंड ऑल दैट, जहाँ पे इकोनॉमिक प्रोसेसेस होती रहती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। काफ़ी बेसिक है, उसके लिए अभी बुक्स देख लेते हैं हम क्या है, एंड में देखते हैं बुक्स किस किस के लिए क्या बुक कंसल्ट करेंगे हम। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट, यहाँ से जो अब आता है पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे क्योंकि एग्जाम इसी के बारे में है। कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट है, हमें देखना है कोऑपरेटिव्स कहाँ से अराइज हुई, ओरिजिन क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स कैसे क्या कहाँ से आफ्टर टाइम टू टाइम क्या क्या हुआ कोऑपरेटिव्स में। तो मतलब हमें देखना है पूरा, जम्मू एंड कश्मीर का भी हमें देखना है, इंडिया का भी देखना है, वो आगे सिलेबस में दिया हुआ है अच्छे से। तो यहाँ पे है हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, आई थिंक जो इसका पहला है ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, ऊपर भी यही था। तो सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन ऑन कोऑपरेटिव, कैसे कैसे चेंज हुई, पहले क्या क्या था, कौन से रूल्स थे पहले, फिर जितना टाइम गुजरता गया कौन कौन सी चेंजेस आई, ये आपको देख लेना है। उसके बाद है वेरियस कमिटीज़ फ्रेम्ड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। यस, कमिटीज़ क्या होती है, कमिटीज़ इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वो रिकमेंडेशन देती है टाइम टू टाइम कि क्या नीड है, सोसाइटी की क्या नीड है और हमें कैसे क्या चेंजेस लानी है। ठीक है, अगर हम देखेंगे इंडियन कमिटीज़ क्या थी, उसमें फॉर एग्जांपल यास कमेटी थी 2004 की, मिर्दा कमेटी थी, बहुत सारी कमिटीज़ है ऐसी, वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी सारी कमिटीज़ है, देख लेंगे हम। तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स देख लीजिए, इन्होंने वहीं से ये काफ़ी हाईलाइट किया हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव: एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, फार्मर्स कोऑपरेटिव, सप्लाई कोऑपरेटिव, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव, न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव, जैसे मैंने बोला था आपको हाउसिंग भी इसमें कोऑपरेटिव में आता है। सो क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स होते हैं नीड बेस्ड पे। सपोज मैं आपको बता दूं कि आपने लैंडलॉर्ड्स का सुना होगा, लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे फार्मर्स से, प्रेजेंटली भी चल रहा है कोई कई जगहों पे ट्रेंड, आई थिंक कश्मीर में भी ऐसा अभी हो रहा है। लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं, हम इंटरमीडिएट्स बीच में लाते हैं और इंटरमीडिएट्स कमीशन लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो एक जो प्रोड्यूसर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर्स ने क्या किया, फार्मर्स ने कोऑपरेटिव्स बनाए, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, कोऑपरेशन की, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन या कभी कभी पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी लो लेवल पे हुई, जैसे पंचायत सिस्टम में हुआ। तो कोऑपरेशन इज द थिंग, दिस इज द थिंग हियर वी नीड टू टेक द बैलेंस, वी आर बैलेंसिंग द थिंग्स। एक तरह से सिस्टम हमें इनबैलेंस कर रहा है, जैसे बीच में गवर्नमेंट ने, सपोज ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिशर्स ने बीच में ज़मींदारों को ले आए थे वो, तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा रेंट लेते थे और इंटरेस्ट, अब जो कोई बंदा इंटरेस्ट नहीं दे पाता था उससे वो ज़मीन ही हड़प कर लेते थे। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए लोगों ने आपस में ही कोऑपरेट किया। सो अकॉर्डिंगली नीड बेस्ड पे यहाँ पे फिर एम्प्लॉयमेंट की कोऑपरेटिव है, न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव्स है, सप्लाई कोऑपरेटिव्स, सो ये सब देख लेना। जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, अब ये जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989, और उसके बाद कब हुआ, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है शायद, एंड जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 2001। सो जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट 1999, ये तीनों एक्ट्स अच्छे से देख लेना। तो क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पैक्स एंड रेगुलेटरी रोल ऑफ रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडिया एंड रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सी here it is about the banking, this is banking portion where you have to see the role of Reserve Bank of India। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा है यहाँ पे। क्रेडिट स्ट्रक्चर्स क्या है, RBI इज नोन एज द बैंक ऑफ बैंकर्स, ये बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, जो बैंक्स फिर अपने ब्रांचेस को प्रोवाइड करता है, कुछ बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं फिर ये लोन, कुछ फिर
फार्मिंग कम्युनिटी इसको करता है, अकॉर्डिंगली फिर इनके ब्रांच होते हैं। तो आरबीआई इन पे नज़र रखता है, रूल्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है बैंकिंग, थोड़ा सा बैंकिंग टच करना है, क्रेडिट के बारे में, क्रेडिट स्ट्रक्चर कैसे, क्रेडिट रिसाइकलिंग कैसे होती है इसकी, क्रेडिट कैसे चेंज होता रहता है, क्या होता रहता है, ये सारा कुछ पढ़ना है कोऑपरेटिव बैंक्स में। तो उसके बाद है रोल ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर है। नाबार्ड क्या है, एक एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए ये यहाँ पे रूरल लाइफ जो है, रूरल पीपल, उनको लोन्स दिए जाते हैं, उनको गाइडेंस की जाती है कि कैसे आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे। तो उसके बाद यहाँ पे देख लो आप, जनरल मेंटल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, कॉम्प्रहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, इज आर 3 पार्ट्स। जनरल मेंटल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, यहाँ पे क्या है, आपको ये थोड़ा सा रीजनिंग का चक्कर है। यहाँ पे कंप्रहेंशन है, कंप्रहेंशन मतलब आपको इंग्लिश पे फोकस करना है। यहाँ पैराग्राफ्स दिए होंगे या बीच में कोई मिसिंग वर्ड्स है, वो वहाँ पे अच्छे से आप कंप्रहेंशन की बुक्स जो आती हैं उनको देख लेना, बेसिक बुक्स। और लॉजिकल रीजनिंग क्या है, लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या आता है, जैसे पजल है, जैसे आपको नंबर सीरीज़ है, सॉरी नंबर सीरीज़ आपका इंक्लूड होगा जनरल मेंटल एंड एनालिटिकल एबिलिटी में। रीजनिंग है यहाँ पे, लॉजिकल, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, वही एक्स्ट्रा उसमें आता है। ये होंगे आपके 75 मार्क्स, क्योंकि 100 का टोटल है, 75 पॉइंट्स इसके, और 25 अब इंटरव्यू के होंगे। इंटरव्यू में क्या होगा, आपका क्या चेक किया जाएगा, आप इन एडिशन टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डोमेन नॉलेज, स्किल्स, क्वेश्चंस ऑन द मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट एंड मैटर्स रिलेटेड टू द पोस्ट फॉर विच इज, हाँ पोस्ट के बारे में होंगे, सारा कुछ होगा इसके बारे में, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बारे में, या जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है क्या, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी ये पूछ सकते हैं। तो अब देखते हैं थोड़े से बुक्स क्या कंसल्ट करोगे आप। यहाँ तो कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ तो बस प्रोसेस लिखा है उन्होंने कैसे क्या करना है। बुक लिस्ट की बात करते हैं। पहले तो मैंने पहले ही आपको बोला, आपको एक लेवल बनानी है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सो हियर करंट के लिए आपको पेपर पढ़ना है पर डे, पेपर इज़ द नीड, उसके बगैर आप करंट पे कभी होल्ड नहीं रख पाओगे। और कंप्यूटर एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशंस, इसमें आपको कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर बुक्स लानी है, कम्युनिकेशंस उसकी भी बुक्स आती है। वो इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप देख लेना, वो गूगल भी कर सकते हो आप, अच्छे से इसकी बुक्स मिल सकती हैं आपको। सो हियर इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम का आप लक्ष्मीकांत से देख लेना, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में देख लेना, एवोल्यूशन कैसे हुई इसकी, इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड देख लेना। वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है, लक्ष्मीकांत यहाँ पे ज़रूरी आपको देखनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको हिस्ट्री भी है। और जो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है, यहाँ पे क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने कैसे चेंजेस की, वही आएगा इसमें। वो भी इसने लक्ष्मीकांत ने थोड़ा सा डील किया है यहाँ पे, और आप इसको यूट्यूब से भी देख सकते हो। मॉडर्न ट्रेंड्स पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी करंट है। स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर एग्जाम्पल, ये भी करंट है। इसके लिए आप एक काम करो, अब जीके, कोई भी जीके लाओ आप, अच्छी खासी जीके, जो भी आप अरिहंत की भी ला सकते हो, जिसमें ये सारा कुछ दिया हुआ होगा, करंट क्या चल रहा है अभी कश्मीर का। JNK की लाना, उसमें पूरा दिया हुआ होगा। अगर आप इंडिया की लाओगे तो वो दूसरा मसला हो जाएगा, फिर उसमें काफ़ी सारा फिर इंक्लूड होगा। और जियोग्राफी की बात करें, यहाँ पे आपको बेसिक NCERT पढ़नी है। NCERTs ऑफ 11th 12th इज मस्ट हियर, बट सारा कुछ नहीं पढ़ना है आपको बेसिक्स, वहाँ से फिजिकल जियोग्राफी आपको पढ़नी है, वहाँ से आपको क्लाइमेट एंड सॉइल विजिटेशन पढ़नी है। हाँ, यहाँ पे ये जो 4th टॉपिक है, यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट भी टच होता है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आपको टच होता है यहाँ पे। इकोनॉमिक जियोग्राफी, ये जो टॉपिक्स है ये आपको 11th NCERT से जियोग्राफी से निकलते हैं। हाँ, और ये जनरल जियोग्राफी आपको बेसिक से चलेगा, जैसे कि आप जो अपने बेसिक क्लास में से, लोअर क्लास में पढ़ा होगा, ये वहीं से है। इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी, ये कॉमन सेंस है, क्यों जियोग्राफी पढ़ते हो,
इतना बेसिक, अगर इसमें से क्वेश्चन आया और आपको आया ही नहीं वो क्वेश्चन, दैट मीन्स आपने जियोग्राफी को कभी समझा ही नहीं है। और ये जो टॉपिक्स है ये सारे नए टॉपिक्स है। अभी अगर कोई बुक आई इसके लिए तो वो आपको मैं बता दूंगा, बट अभी मुझे लग रहा है कि ये सारा कुछ गूगल पर करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स है, सपोज कोऑपरेटिव के टाइप्स क्या है, अच्छे से पढ़ लो टाइप्स क्या है, फिर देख लो उनकी फंक्शंस क्या है, कंट्रोल क्या करता है, बेसिक उनका बेसिक्स देख लो। ज़्यादा डीप जाने की ये नहीं है ज़रूरत, लेकिन अच्छे से देखना है सारा कुछ। तो यहाँ पे आपका ओरिजिन है, डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव मोमेंट्स, फ्रेमवर्क, नेशनल इंटरनेशनल, ये सारा कुछ आपको करंट है और थोड़ा सा बेसिक भी है। ये इसमें से गूगल से आप चेक कर लो अच्छे से। और आफ्टर दैट जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, इसके लिए कुछ आपको अवेलेबल होंगे, पीडीएफ्स अवेलेबल है नेट पे, इंटरनेट पे, वो आप देख लेना यहाँ से सारा कुछ। बस आई थिंक दैट इज़ इट। सो अगर आपको अच्छा लगा होगा ये, तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी सारे लोगों तक भी ये पहुँचे। आई होप हमने अच्छे से इसको एनालाइज़ किया थोड़ा सा, मतलब जहाँ तक हमारा पॉसिबल हुआ। इससे अच्छा तो मुझे नहीं लग रहा है। और हाँ, मैं आपको अभी ये बता दूंगा कि आप रजिस्ट्रार जो मैंने बोला था ऊपर, उसकी फंक्शंस थोड़ी सी मैं बता दूंगा आपको। पोस्ट का नाम ही है कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, पता होनी चाहिए आपको। तो थोड़ी सी कि फंक्शन क्या है इसकी, रजिस्ट्रेशन करता है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, यही रजिस्ट्रार। दैट मीन्स अगर कोई असिस्टेंट चला जाता है वहाँ, कोई पोस्ट जो हम में से कल जाएगा, तो उसको यही काम करना पड़ेगा। क्या? रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। तो टाइमली कंडक्ट करना पड़ेगा उसको, इलेक्शन मैनेज करना पड़ेगा कमिटीज़ को, ऑडिट कंडक्ट करेगा और इंस्पेक्शन भी होगा, इंक्वायरी, जो भी वहाँ पे ये होगा डिपार्टमेंटल सिस्टम, वो सारा कुछ इनके हवाले है। तो और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी ये करते हैं एग्जीक्यूट। दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को इन्फोर्स करते हैं ये, दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव लाइन में है ये। आफ्टर दैट आपको अगर प्रमोशन हुई तो केएस कैडर में चले जाओगे। स्टेप्स फॉर यहाँ पे ट्रेनिंग, अमेंडिंग होता है, अमेंडमेंट कभी क्या होता है, तो रजिस्ट्रार का काम होता है। बाकी सारे फंक्शंस आप टाइम टू टाइम देख लेना अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को, सो दैट बाकी नीडी स्टूडेंट्स जो है उन तक पहुँचे। सो टेक केयर, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।